हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम जो हमने पिछली क्लास में अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट के फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मेनली गेट के पेपर में आए हुए हैं। तो अब सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर गेट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट से आया हुआ है, वो 10 सेकंड्स के लिए रहेगा। आप अपनी तरफ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर हो गया देन वेल एंड गुड, आप मेरी अप्रोच देखना। अगर नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 सेकंड के लिए ये क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमको कुछ टर्म्स गिवन है और राइट हैंड साइड के ऊपर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज या वैल्यूज गिवन है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम हमारे स्लिप पैड के ऊपर, ध्यान दीजिए मैं स्लिप पैड का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि गेट में एक्चुअली आपको स्लिप पैड गिवन होगा। तो अगर आप अभी से ही स्लिप पैड और साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करने लग जाएं, देन इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आप एक्चुअल जो एग्जाम की कंडीशंस है उसको सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो भी वैल्यूज गिवन है उनको जॉट डाउन करना शुरू कर दे अपने स्लिप पैड के ऊपर। पर वो तरीका इस क्वेश्चन के लिए कारगर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा गिवन है और वो डेटा एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में गिवन है। टेबल चाहे बनाया नहीं है पेपर में, पर जिस तरीके का डेटा गिवन है, जैसे वो प्रेजेंट किया गया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और फिर इसलिए हमको उसको अलग से अपने स्लिप पैड पे लिख के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तो वो पैराग्राफ फॉर्म में गिवन होता तो हमको बिटवीन द लाइंस बारी बारी पढ़ना पड़ता, हमारा टाइम वेस्ट होता। पर क्योंकि ये सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सामने ये क्वेश्चन होगा, तो आपको जो भी डेटा पॉइंट आपको चाहिए होगा वो आप सिंपली वैल्यू वो नोट कर लोगे। ठीक है, अगर कम डेटा पॉइंट्स दिए होते क्वेश्चन में, हम डेफिनेटली नोट करते, पर इतने सारे डेटा पॉइंट्स क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम इनको बारी बारी नोट करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, हमको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को अच्छी तरीके से मेंटेन करना होगा। एक के ऊपर भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में हमको चीजें जॉट डाउन करनी चाहिए अपने स्लिप पैड के ऊपर और कौन से क्वेश्चन में नहीं। जैसे जैसे जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको हमारे स्लिप पैड के ऊपर जो स्पेशली टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, राइट, मैं इसको ऑफ कोर्स टेबुलर फॉर्म में ही वैल्यूज बोल रहा हूँ, राइट। तो जैसे इस टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज गिवन है वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पैराग्राफ फॉर्म में वैल्यूज गिवन है उसको डेफिनेटली आप लिख सकते हो अगर आपका मन हो तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की बात करूंगा। इसमें हमको ये कहा गया है कि एक ऊपर ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे हमारी एक सैंड की लेयर है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये पहले इसलिए बात बताई क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने, सिर्फ थ्योरी करा के क्वेश्चन सॉल्व कराना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं कैसे आपकी सहायता करूं आपका पेपर क्लियर करने में। सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ओवरऑल आपकी कैसी सहायता हो सके उस एम को पाने में जो आपने ठाना हुआ है, दैट इज माई पर्पस, राइट। तो सैंड सैंड के ऊपर लेयर है, उसके बाद ग्राउंड वाटर टेबल आ जाता है, राइट। दिस इज माई ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज, ये तो ग्राउंड लेवल ऑफ कोर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल के बाद एक क्ले की लेयर है, दिस इज अ लेयर ऑफ क्ले। ठीक है, ऑफ क्ले। अब हमको बताना है कि जो ये 1 मीटर की क्ले लेयर है, ऊपर 1 मीटर की सैंड की लेयर है, देन वाटर टेबल आ गया, फिर 1 मीटर की क्ले की लेयर है। ठीक है, देन देयर इज अ हार्ड स्ट्रेटम, ओके, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि हमें बताना है जो भी डेटा गिवन है उससे हमें को बताना है कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट एक्सप्रेस्ड इन mm ऑफ द क्ले लेयर इज डेल्टा एच। दिस डेल्टा एच अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी उसको पूछा गया इस क्वेश्चन में इन mm।
ठीक है, इन mm। ये भी गेट में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि किस यूनिट्स में आपको जो भी क्वांटिटी पूछी गई है वो पूछी गई है। जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है ना वो गेट में आते हैं, ईएससी में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आते। ईएससी में वो इतना पूछ लेंगे, ठीक है, गेट में आपसे इतने ही पूछेंगे, जो इतना पूछा ना इसकी जड़ तक जाएंगे, ठीक है। ईएससी में ज्यादा डिटेल्ड में क्वेश्चन नहीं आते, ईएससी में सरफेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पर वैरायटी या स्कोप ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा बढ़ाया होता है, राइट। तो मेन ये डिफरेंस है। अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो डेफिनेटली गेट इज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के है, दैट इज डेफिनेटली अ गुड एवेन्यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस। नाउ डेल्टा एच ऑफ कोर्स हमको फाइंड आउट करना है इन mm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि किस यूनिट्स में हमको जो भी चीज पूछी गई है वो फाइंड आउट करना है, कितने डेसिमल्स तक पूछी गई है, किस यूनिट्स में पूछी गई है, ओवरऑल होल नंबर पूछी गई है कि नहीं, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, राइट। इससे हमारी सिली मिस्टेक्स होने की चांस कम हो जाती है। नाउ जो मैंने अपनी आईईएस मेंस की न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने आपके साथ कैसे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व किया जाता है, उसकी करेक्ट अप्रोच क्या होती है, ये मैंने उसमें डिस्कस की थी, राइट। नाउ अब मैं इस क्वेश्चन में आगे चलूं तो मेरे को ऑफ कोर्स रिकम्प्रेशन इंडेक्स ऑफ क्ले दिए हुए, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ क्ले दिए हुए, ये सारी चीजें मुझको गिवन है, राइट। तो जो ये सारी चीजें जब गिवन है तो मेरे को साफ साफ इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि डेल्टा एच जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट मुझसे पूछी गई है उसको मुझे इस फॉर्मूले से निकालना है, CRH0 बाय 1 प्लस C0, क्योंकि रिकम्प्रेशन इंडेक्स एंड कंप्रेशन इंडेक्स बोथ आर गिवन, सो देयर इज अ हाई 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 चांस कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, CRH0 बाय 1 प्लस C0 log ऑफ सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा 0 बार डिवाइडेड बाय CCH0 बाय 1 प्लस E0 log ऑफ सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार। जो डेल्टा का तीसरा फॉर्मूला किया था उसके तीसरी कैटेगरी का जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था वो इस क्वेश्चन में लगेगा। इसका हाई हाई चांस है क्योंकि रिकम्प्रेशन इंडेक्स और कंप्रेशन इंडेक्स ये दोनों गिवन है। हालांकि क्या सिर्फ ये पार्ट लगेगा या हो सकता है सिर्फ ये पार्ट ही लगे, ये जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे क्लियर होगा कि एक्चुअली ये फॉर्मूला लगेगा या हमको सिर्फ गुमराह करने के लिए रिकम्प्रेशन इंडेक्स और कंप्रेशन इंडेक्स दोनों गिवन है। ये हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम प्रोसीड करेंगे तब ये बात पूरी तरह से हमको क्लियर हो जाएगी। अब बात ये है कि इसको करने के लिए देखिए, मान लीजिए ऐसा ही ये वाला फॉर्मूला लग ही रहा है तो फिर उस हिसाब से हमको रिकम्प्रेशन इंडेक्स कंप्रेशन इंडेक्स ये गिवन है। थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, वो कंप्रेसिबल लेयर जिसकी कंसोलिडेशन होगी वो हमको गिवन है, क्यों, क्ले की कंसोलिडेशन होगी ऑफ कोर्स, और उसकी थिकनेस कितनी है 1 मीटर, ये हमको गिवन है। तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं H0 इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। CR हमें पता है, CC हमें पता है, H0 पता है, E0 इनिशियल वॉइड रेशियो बिफोर द कंसोलिडेशन हैज स्टार्टेड, वो हम कैसे पता लगाएंगे। ध्यान दीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी डेटा गिवन हो जिससे आप मान लीजिए वाटर टेबल यहां ना हो कि यहां होता, बिल्कुल ऊपर होता, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डेटा भी गिवन हो सकता था कि आप इनिशियल वॉइड रेशियो सैंड की भी निकाल सकते हो और क्ले की भी निकाल सकते हो। तब आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी कि हमको कंसोलिडेशन किसकी देखनी है, सैंड की थोड़ा ना देखनी। सैंड में कंसोलिडेशन अप्रोक्सीमेटली नील होती है, कंसोलिडेशन हमको देखनी है क्ले की। तो क्ले के विद रिस्पेक्ट टू हमको इनिशियल वॉइड रेशियो निकालनी है, चाहे सैंड की इनिशियल वॉइड रेशियो निकालने के हमको डेटा गिवन है और बिल्कुल सरफेस के ऊपर वाटर टेबल है। तो गुमराह करने के लिए आपको कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाई जा सकती हैं इसका मैं आपको अवेयर करा रहा हूं, राइट। नाउ अब E0 इनिशियल वॉइड रेशियो निकालनी है ऑफ कोर्स हमको। इनिशियल वॉइड रेशियो निकालने के लिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले गिवन है 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले गिवन है आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1, ये आपको पता है इस क्ले लेयर का, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7।
अब जैसे ये भी एक तरीका हो सकता है, डेटा को एकदम से पूरा जॉट डाउन करने के बजाय हम देखते रहे कि हमें किस किस डेटा की जरूरत है, उसको हम जॉट डाउन करते रहे। या अगर डायरेक्टली आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है, आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लियर है, फिर आपको इसको बारी बारी जॉट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ऑफ कोर्स करूंगा जैसे जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको थिंग्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करनी है, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 हमको गिवन है, ओके। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको पता है 1, ई हमको कैलकुलेट करना है। और इसके साथ साथ मैं जैसे कि देख पा रहा हूं, इसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, दैट्स वेल एंड गुड। एस हमको गिवन है, जी हमको गिवन है, ई bulk unit weight of sand is given to us and compression in natural water content of clay, ये पहले ही पॉइंट था, natural water content of clay, this is given to me as 25%। 25% को जब मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा it will become 0.25। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी बेसिक फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इन टर्म्स ऑफ जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो रखें बजाय की परसेंटेज। अनटिल अनलेस आप एक किसी ऐसे फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही हमको वैल्यू रखनी है, तो उसकी बात अलग है। पर अगर आपको बिल्कुल जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज है जो हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं उनको अप्लाई करना है, तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लिखिए, ना कि परसेंटेज, ठीक है। पेपर में जो भी गिवन हो आप यहाँ पे सॉल्व करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेके चलिए। अब आपको एस गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, जी गिवन है, ई निकालना है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमारे सामने है, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि एस ई के आगे डब्ल्यू जी को बिठाते हैं, जैसे शर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना ही पड़ेगा, मिश्रा जी कोई भी हो उनको सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं है। तो डब्ल्यू जी जैसे मिश्रा जी, शर्मा जी, तिवारी जी, इनको हम सुप्रीम कोर्ट के आगे बिठा रहे हैं, वैसे डब्ल्यू जी को एस सी सुप्रीम कोर्ट के सामने बिठा रहे हैं। हाँ, हमारे वाले केस में एस सी नहीं है, एस ई है, तो एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज का डेफिनेटली हमको यहाँ पे पता लग रहा है, जो भी डेटा गिवन है इट्स स्ट्रेट अवे पॉइंट्स की एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला हमको लगाना ही पड़ेगा। एस इज इक्वल टू 1 है क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 बिकॉज कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, उसकी ही कंसोलिडेशन होती है। नाउ ई एस इज इक्वल टू 1, सो 1 इंटू ई नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू 0.25 गिवन है हमको, डी जी जो जी है जी एस इट इज 2.7, जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इट इज 2.7। सो ई नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू विल बी 0.25 इंटू 2.7, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.675। ओके, ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.675। इस ई नॉट की वैल्यू से हम अपनी अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको सिग्मा नॉट बार, सिग्मा 1 बार, सिग्मा 2 बार इनके बारे में पता हो। और अब हमें एक्चुअली पता लग जाएगा कि हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लगाना है, सिर्फ ये वाला पार्ट लगाना है, या दोनों पार्ट्स लगाने की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्री कंसोलिडेशन, मैं आपको रटाऊंगा नहीं कि देखिए रिकम्प्रेशन इंडेक्स दिया, कंप्रेशन इंडेक्स दिया, डेफिनेटली आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ओके ओके ना, पूरा लॉजिक से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको जो भी फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है, ठीक है। नो, इसमें आपको दिए हुआ है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले इज इक्वल टू 60 किलो पास्कल, कि मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर पास्ट में लगा हुआ है इस क्ले के ऊपर दैट इज 60 किलो पास्कल। हमको जब इसकी अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालनी है, देन डेफिनेटली yes this is a picture, then definitely we have to see कि इसके सेंटर पे जो ये वाली क्ले है इसके सेंटर पे कितनी स्ट्रेस आ रही है, उस चीज का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो हम यही देखते हैं कि क्ले लेयर के सेंटर के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, ठीक है। क्योंकि इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, कहां पर देखें तो एक डिलेमा खड़ी हो जाती है हमारे सामने, तो हम जो उसका सेंटर पॉइंट है उसको चुनते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए,
राइट, टू एक्चुअली फाइंड आउट अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। नाउ सिग्मा नॉट बार, जो पहले, ये तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर आपको गिवन है, ठीक है, जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से भी पहले जो ऑफ कोर्स इतनी तो इसके ऊपर है ही है, दैट इज इसका सैंड का जो भी यूनिट वेट है इंटू 1 प्लस जो क्ले का यूनिट वेट है इंटू 0.5 होगा, क्योंकि हम इसके सेंटर पे देख रहे हैं। तो सैंड का हमको bulk unit weight of sand, this is given to us as 17 kilonewton per meter cube. This is given to me, bulk unit weight of sand 17 kilonewton per meter cube. This is given to me. अब क्योंकि ये मेरे को गिवन है, पर एक बात है कि मेरे को क्ले का चाहे सैचुरेटेड, चाहे आप कह लो बल्क यूनिट वेट या सैचुरेटेड यूनिट वेट, वो मेरे को गिवन नहीं है, ठीक है, और मेरे को उसकी भी जरूरत नहीं है। मेरे को मेन जरूरत है सबमर्ज्ड यूनिट वेट की, क्योंकि मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। यह सैंड की तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि टोटल बल्क यूनिट वेट गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल इसके नीचे है। तो गामा डैश अगर मेरे को निकालना है तो उसके लिए मेरे को जो सिंपल फॉर्मूला मेरे सामने है G-1 गामा W बाय 1 प्लस E, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे सिग्मा नॉट बार निकालने से पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा दैट गामा डैश ऑफ माई क्ले इज व्हाट, गामा डैश क्ले का क्या होगा, G-1 गामा W बाय 1 प्लस E। G इस क्वेश्चन में गिवन है 2.7, तो G-1 विल बी 1.7 गामा W। अब इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गामा W अगर आपको 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है, तो आप गलती से जो आपकी आदत बन रही आ रही है कि 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आप गामा W को रखो, वो आप ना रखें, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे जो भी एक्चुअल आंसर दिया होगा उसमें क्या होगा कि उसमें अकॉर्डिंग टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गामा W के हिसाब से आंसर गिवन होगा, ठीक है। तो आप जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है उससे ऊपर जाके आप कुछ करोगे तो आपका आंसर ऑफ कोर्स गलत आएगा, ठीक है। तो G-1 गामा W बहुत ही ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, आपने 9.81 इस्तेमाल कर ली तो आपका क्वेश्चन गलत। यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है, आपने 9.81 रख दिया, आपका क्वेश्चन गलत। इन चीजों का सिर्फ इसमें नहीं, ओवरऑल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, कहीं पर भी गेट में कोई भी वैल्यू गिवन है, आप उससे ऊपर जाके, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एज्यूम करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। नाउ G-1 गामा W बाय 1 प्लस E, 1 प्लस E की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, हमको गिवन नहीं थी, हमने निकाली 0.675। गामा डैश की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, गामा डैश की वैल्यू from here it will come 1.7 into 10 divided by 1.675. It comes out to be 10.149 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, अब मैं फाइनली निकाल सकता हूं कि मेरी इस जगह पर कितनी स्ट्रेस होगी, ठीक है। सिग्मा नॉट बार दैट आई कैन फाइंड आउट। सिग्मा नॉट बार विल कम आउट टू बी, जो इसका 17 इंटू 1 यूनिट वेट ऑफ सैंड इंटू 1 प्लस क्ले का सिर्फ 0.5 आएगा, ठीक है, थिकनेस इंटू इसका यूनिट वेट सिर्फ हमको गामा डैश के हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं। गामा डैश इज 10.149, सो 10.149। तो यहां से मैं सिग्मा नॉट बार की वैल्यू निकाल लूंगा। सिग्मा नॉट बार फ्रॉम हियर इट विल कम टू बी into 0.5 plus 17, it is 22.075 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका सिग्मा नॉट बार। अब आपको दिया हुआ आपको कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, यस, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले इज इक्वल टू 60 किलो पास्कल। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ठीक है, ये ऑफ कोर्स क्या आएगा, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो भी आपको गिवन है, दिस विल बी सिग्मा 1 बार, ठीक है। चाहे आप इसको एक बार सिग्मा 1 बार ना लिखते हुए सिग्मा C बार लिख लो,
क्योंकि हमको अल्टीमेटली देखना है कि हमारा सॉइल कहां तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन का डेटा चल रहा है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले इज गिवन टू मी एज 60 किलो पास्कल, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये भी गिवन है कि एक कंपैक्टेड फिल ऑफ 2.5 मीटर हाइट विद यूनिट वेट ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब इज प्लेस्ड एट द ग्राउंड लेवल। कि 2.5 मीटर हाइट का, दिस इज 2.5 मीटर हाइट, 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब कि ये कंपैक्टेड फिल इस ग्राउंड के ऊपर रख दी। जब मैंने ये वाली फिल इस ग्राउंड के ऊपर रख दी तो इस क्ले के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा बार, वो कितना आया, दैट डेल्टा सिग्मा बार हैज कम आउट टू बी दिस 20 इंटू 2.5, जो यूनिट वेट गिवन है पर 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्या हो जाएगा, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का यूनिट हुआ। तो मतलब इतना प्रेशर मैंने अपने ग्राउंड सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है ऑन द सैंड, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जाएगा क्ले के ऊपर। तो डेल्टा सिग्मा बार इज 20 इंटू 2.5 एंड 20 इंटू 2.5 विल कम आउट टू बी 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 50 किलो पास्कल, जो भी आप कहना चाहो वो आप कह सकते हो। अब दिस इज ओवर एंड अबव जो कि यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में लग रहा था। सो ओवरऑल जो मेरे क्ले की कंडीशन बन जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार जो मेरा बन जाएगा फाइनली। उसके बाद दिस विल बी 50 प्लस 22.075, इट विल कम आउट टू बी 72.075 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि हमारा एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए पहले 22.075 का प्रेशर था इन अ स्टैटिक कंडीशन, और जब ये इसका जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर दैट इज गिवन टू मी 60 किलो पास्कल, दिस इज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ये मेरे को 60 किलो पास्कल गिवन। अभी क्योंकि ये वो वाली स्टेट आ गई जो मैंने आपको बताया था कि मेरा अभी फिलहाल जो सॉइल है दिस इज इन ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज, इसके ऊपर मैंने कोई प्रेशर लगा दिया, उसकी वजह से ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज वाले साइड पे आ गया। तो अब कौन सी कंडीशन को ले, क्योंकि जो ये वाला फॉर्मूला है CR/H0/1 प्लस C नॉट लॉग और सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा नॉट बार, ये वाला फॉर्मूला तब तक ही एप्लीकेबल है जब हमारा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज वाले में हो। और ये नीचे वाला CC वाला CC/H0/1 प्लस C नॉट वाला फॉर्मूला ये तब एप्लीकेबल है जब मेरा सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज में हो। तो क्या हो, जब ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में फिलहाल है, मैंने ऊपर लोड लगाया, अभी ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड में हो गया, तो जिस पार्ट में जिस कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के लिए ये ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में है उसके लिए ये वाला कर दो, और जिसमें ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड वाले में चला गया उसमें ये कर दो, और एंड में दोनों को ऐड कर दो। तो मतलब अब भी मेरे को ये श्योर हो गया कि मेरे को ये वाला फॉर्मूला, जो ये बड़े वाला फॉर्मूला है, जो हमने तीसरा फॉर्मूला किया था डेल्टा एच को कैलकुलेट करने का, उसकी तीसरी कैटेगरी का फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे अब हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। तो अब यहां से एक बात जो कि बहुत ही क्लियर हो रही है, दैट इज अब जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ऑफ कोर्स इरेज कर सकता हूं, इस वाले पार्ट की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे मैं इस वाले पार्ट को भी इरेज कर दूं, क्योंकि हमको जब पता ही चल गया कि कौन कौन सी वैल्यूज हमको पुट करनी है, तो देन वी कैन डू दिस। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर सकता हूँ, राइट। H0 1 मीटर, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। E0 इक्वल टू 0.675, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। आई कैन राइट इट विद दिस, E0 इक्वल टू 0.675, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, ये मैं लिख लेता हूँ, ओके। अब ये लिख के मैं ये वाली साइड इरेज कर सकता हूँ, राइट, ये वाली साइड इरेज कर सकता हूं, और इसके साथ ही मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लिखूंगा सिग्मा नॉट बार, सिग्मा 1 बार और सिग्मा 2 बार की, जो हमको इस वाले फॉर्मूले में रखनी है। सिग्मा नॉट बार की वैल्यू, सिग्मा नॉट बार की वैल्यू है 22.075 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 22.075 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए अभी मेरे सॉइल के ऊपर
ये जो मैंने लोड लगाया ना, जो मैंने फिल इंट्रोड्यूस किया अपने सॉइल के ऊपर 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब की 2.5 मीटर हाइट की, उससे पहले मेरे सॉइल के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं लगी हुई, सिर्फ वो एक स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन में उसके ऊपर 22.075 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है, इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने जो स्ट्रेस लगाया, ऊपर से ये वाला लोड लगाया, उसकी वजह से मेरा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड से नॉर्मली कंसोलिडेटेड में तब्दील हो गया। तो जब ये चेंज हुआ तो हमको ये दोनों का सहारा लेना पड़ा, और बीच में इसके वो वाली स्ट्रेस आएगी जो कि प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस है, दैट इज इक्वल टू 60 किलो पास्कल सिग्मा 1 बार। दिस इज 60 किलो पास्कल और 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो मर्जी हम इसको कह सकते हैं। सिग्मा 2 बार, सिग्मा 2 बार ऑफ कोर्स वो आएगा कि जो फाइनली स्ट्रेस आ गई इस फिल को प्लेस करने के बाद, वो हमको गिवन है 72.075 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 72.075 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। ओके, तो अब सारे का सारा डेटा जो मेरे को रिक्वायर्ड था वो मैंने इस साइड पे नोट कर लिया। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, राइट नाउ आई कैन इरेज दिस। अब हमने इन सारी चीजों को कर लिया, ठीक है। अब डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपकी हालांकि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम में आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना ना पड़े, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करें। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत शक है किसी फॉर्मूला में, उसको आप सिली मिस्टेक करने के बजाय पहले फॉर्मूला लिख ले, फिर वैल्यू पुट कर दे। पर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है देन डायरेक्टली आप वैल्यूज को पुट करना, ठीक है। और गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए या किसी भी एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, स्पेशली वो वाले फॉर्मूलाज जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूलाज है, और ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूलाज में ही आता है, ये आपके डायरेक्टली टिप्स पे होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू सी आर, रिकम्प्रेशन इंडेक्स इस क्वेश्चन में आई थिंक 0.05, यस इट्स 0.05। इस क्वेश्चन में कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.5 गिवन है और रिकम्प्रेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.05 गिवन है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स होता है दिस इज 1/5 to 1/10 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन सीसी, और इस क्वेश्चन में वो बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है। इसमें रिकम्प्रेशन इंडेक्स हम देख पा रहे हैं इट इज 1/10 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन 0.05 which is 1/10 of 0.5. Okay, so hence that thing proves here. Now, delta H is equal to CR. CR की वैल्यू 0.05, H नॉट की वैल्यू चाहे आप जो हमने जॉट डाउन की है वहां से देख लें, या अपना टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्टली अपने माइंड में रख सकते हैं कि H नॉट की वैल्यू 1 मीटर है, जो कि आपको साफ साफ डायग्राम में दिख रही है। CR H नॉट बाय 1 प्लस E नॉट, E नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी 0.675, आप यहां से देख भी सकते हैं कि 0.675 E नॉट की वैल्यू है। CR H नॉट बाय 1 प्लस E नॉट लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार, सिग्मा 1 बार ऊपर हम रखेंगे सिग्मा 1 बार, सिग्मा 1 बार की वैल्यू हमने रखी हुई है, देखी हुई है 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 1 बार कह लूं या मैं कह लूं प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेरा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड से फाइनली एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड वाली स्टेज में कहीं ना कहीं जा रहा है। तो यहां पे सिग्मा 1 बार इन सभी केसेस में जहां पर ऐसा कुछ हो तो सिग्मा 1 बार उस केस में जो प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस है उसके इक्वल आएगा, एंड दैट ऑफ कोर्स इज गिवन टू मी एज 60 किलो पास्कल। और नीचे सिग्मा नॉट बार की जो स्टैटिक कंडीशन के ऊपर मेरे सॉइल के ऊपर स्ट्रेस लग रही थी दैट वाज 22.075 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 22.075 प्लस CC H नॉट बाय 1 प्लस E नॉट, यहाँ पे मैंने 0.5 पुट किया, CR मैंने 0.05 पुट किया था, ठीक है। CC H नॉट बाय 1 प्लस E नॉट लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार। यहाँ पे सिग्मा 1 बार जो एक प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर था वो नीचे की साइड आएगा, और सिग्मा 2 बार जो है वो ऊपर की साइड आएगा। सिग्मा 2 बार इज गिवन टू मी 72.075 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हमने खुद कैलकुलेट किया था। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम देख लेते हैं, ठीक है।
ये ऑफ कोर्स जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये लॉग टू द बेस ऑफ 10 है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने सिंपली कहीं पे लॉग लिखा हुआ है तो इट मींस लॉग टू द बेस ऑफ 10। अगर स्पेशली जो लॉग टू द बेस ऑफ ई होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ ई, तो नेचुरल लॉग मैं लिख दूंगा ln, राइट। तो यहाँ पे लॉग टू द बेस ऑफ 10 करके आपको कैलकुलेशन करनी है। तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो विल बी 0.05 डिवाइड बाय 1.675 इनटू लॉग ऑफ 60 बाय, आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उसमें कैलकुलेशंस, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने का तरीका डिफरेंट है देन आर यूजुअल 991 MS और ES कैलकुलेटर्स, ठीक है। तो नाउ 60 बाय 22.075 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 1.675 into log of 72.075 divided by 60. It is 0.0367, 0 point delta H, 0.03673 and so on. Okay. पर ये मेरा आंसर नहीं आया अभी, मेरे को mm में अपनी बतानी है, इंटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो भी वैल्यूज यहाँ पे पुट किया टू कैलकुलेट डेल्टा एच, दोज आर इन किलो न्यूटन एंड मीटर, तो ऑफ कोर्स मेरा डेल्टा एच भी इन मीटर्स आएगा। तो मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर 36.73 इतने mm आ रहा है। एक्चुअली ये 36.733 आ रहा है, ठीक है। तो 36.733 को जब मैं 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करूंगा तो 36.73 mm आएगा। मैंने जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें मैंने ये भी आपको सिखाया था कि कैसे आपको राउंड ऑफ करके अपने आंसर को एक अच्छी रेंज पे लेके आना है, ठीक है। और कैलकुलेशन करते वक्त भी अगर आप 2 डेसिमल्स तक रिप्रेजेंट करते अपने जो कैलकुलेशन उसको प्रोसीड कर रहे हो तो कैसे आप राउंड ऑफ की टेक्निक से जो एक रेंज में गेट में क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें अपना आंसर पा सकते हो, ठीक है। राउंड ऑफ करने की टेक्निक जो कि बिल्कुल ही बेसिक टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए। तो डेल्टा एच यहां से हमारे पास आ जाता है 36.73 mm। एंड क्वेश्चन में मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में हमको पूछा गया था द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट एक्सप्रेस्ड इन mm ऑफ द क्ले लेयर, वो हमारे पास आ चुकी है, दिस इज 36.73 mm। और इसी के साथ ही हमारा जो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझा है तो वो अभी खत्म हो चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की और अप्रोच को समझाने की कोशिश की रही है। अगले लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे, एक या दो डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं। ऑफ कोर्स इतने लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो जिस हिसाब से भी हम जितने न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में कवर कर पाएंगे उस हिसाब से हम अपने अगले लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, राइट। फॉर दिस लेक्चर इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।